चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी वो मैंने आपको बना के दिया था कि नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड किस तरीके से बनता है। उसी वीडियो के आगे कंटिन्यू करते हैं। आज बात करते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की, आरएनए के स्ट्रक्चर्स की, किस तरीके से एसिड और बेस का इफेक्ट आपके आरएनए और डीएनए के ऊपर होता है। तो इन सब कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में क्या क्या डिफरेंस है इसके बारे में भी हम बात करेंगे, वो बाद में बात करेंगे। तो डीएनए की जो फुल फॉर्म होती है वो है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। मैंने आपको बताया था जो राइबोज लगा हुआ है, राइबोज एक पेंटोज शुगर थी। पेंटोज शुगर मतलब कि इसके पास 5 कार्बन है, ये पेंटोज शुगर है। और डीऑक्सी का मैंने मतलब बताया था कि यहां पर ऑक्सीजन एब्सेंट था एट सेकेंड कार्बन, यानी कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो शुगर था, शुगर किस तरीके था, इस तरीके से शुगर का स्ट्रक्चर बना था। ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन था, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो इस तरीके से 5 कार्बन थे। तो जो सेकंड कार्बन था यहां पर भी हाइड्रोक्सिल लगा था और थर्ड कार्बन पर भी OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा था। अगर दोनों सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन दोनों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा रहेगा तो ये शुगर कहलाती थी राइबोज शुगर। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो अब ये शुगर क्या कहलाएगी, डीऑक्सी राइबोज। मतलब एक ऑक्सीजन सेकंड वाले कार्बन से हट चुका है, तो अब इस शुगर का नाम हो गया डीऑक्सी राइबोज। तो ये डीऑक्सी राइबोज शुगर ही आपके डीएनए के अंदर होती है और सिर्फ राइबोज शुगर आपके आरएनए के अंदर होती है। राइबोज शुगर कब बन जाएगी, जब यहाँ पर OH, जब दोनों जगह OH लगा है तो राइबोज शुगर, तो वो राइबोज शुगर होगी आपकी डीएनए के अंदर, आरएनए के अंदर। और अगर एक OH लगा है और एक सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन लगा है तो इस शुगर को बोलेंगे आप डीऑक्सी राइबोज। ये आपकी प्रेजेंट होगी डीएनए के अंदर। क्लियर? तो ये दो शुगर का डिफरेंस है छोटा सा, जो डीएनए और आरएनए के अंदर होता है और दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। अब बात करते हैं डीएनए की कि भाई डीएनए क्या है। बेसिकली सभी जानते हैं कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन, इस तरीके से वो आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और अब बात करते हैं बेसिकली डीएनए के स्ट्रक्चर की। देखिए डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब कि एक स्ट्रैंड ऐसे, एक स्ट्रैंड ऐसे, जो दोनों स्ट्रैंड आपस में एक दूसरे के एंटी पैरेलल होंगे। एक स्ट्रैंड ऐसे और दूसरी स्ट्रैंड ऐसे, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब अगर ये एंड 5 प्राइम फॉस्फेट का है तो दूसरी स्ट्रैंड का ये एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सी का होगा। क्लियर? अगर ये 5 प्राइम है तो ये 3 और ये 5, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल। क्लियर? तो ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। अब ये डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स होता है, ये कैसे पता चलता है? या किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर भाई इस तरीके से है, उसमें अल्फा हेलिक्स है, बीटा शीट है, ये कैसे पता चलता है? तो एक बहुत ही अच्छी टेक्निक्स होती है जिसको आप बोलते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक टेक्निक्स है जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2 साइंटिस्ट थे, एक का नाम था मॉरिस विल्किंस और दूसरे का नाम था रोजलिन फ्रैंकलिन। तो ये 2 साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या बताया कि भाई डीएनए के पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। और किस टेक्निक से बताया? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। यानी कि इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल का एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी किया और ये पता लगाया कि भाई इस डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिक्स यानी कि 2 स्ट्रैंड होती हैं।
क्लियर। फिर डायमेंशंस की अगर बात करें डीएनए के, तो जो डीएनए का डायमीटर है वो होता है 20 एंगस्ट्रॉम का। एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होते हैं। 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर होता है। तो डायमीटर कितना है? 20 एंगस्ट्रॉम का डायमीटर। क्लियर। एक टर्न, ये पूरा एक टर्न हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं आप पूरा एक टर्न। एक टर्न जो होता है वो 34 एंगस्ट्रॉम का होगा, 34 एंगस्ट्रॉम का। और दो न्यूक्लियोटाइड के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी 3.4 एंगस्ट्रॉम। अभी 3.4 एंगस्ट्रॉम किस डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो जो डायमीटर होगा डीएनए का वो होगा 20 एंगस्ट्रॉम का, और जो एक टर्न होगा, यानी कि एक टर्न हो गया, ये एक टर्न हो गया, ये पूरा जो हो गया ये एक टर्न हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर इसी तरह ये एक टर्न हो गया। तो जो ये लेंथ है ये हो गई 34 एंगस्ट्रॉम की। क्लियर। तो ये डीएनए के स्ट्रक्चर की बात की। अब बात करते हैं कि डीएनए के अंदर क्या क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं या किस मॉलिक्यूल से मिलकर डीएनए बना होता है। वॉटसन एंड क्रिक पेयरिंग, वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग। दो साइंटिस्ट थे, एक वॉटसन एक दूसरे साइंटिस्ट थे क्रिक। इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से डीएनए के अंदर पेयरिंग होती है, किस तरीके से डीएनए के अंदर बेस होता है। तो देखिए डीएनए सबसे पहले मिलकर किस किस चीज से बना होता है आपको पता है? फॉस्फेट, शुगर और आपका एक नाइट्रोजन बेस। इन तीनों से मिलकर क्या बनता है आपका डीएनए। जब ये तीन आपस में मिल जाते हैं इसी को आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। जब फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजन बेस आपस में मिल जाएं यानी कि बॉन्डिंग बना लें तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, अब ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में अगर मिल जाए, बहुत सारे स्ट्रक्चर आपस में मिल जाए तो आप उसको बोलेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, बहुत सारे। क्लियर। तो बहुत सारे यानी मैनी न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड आपस में यहाँ पर जुड़ गए। जब एक न्यूक्लियोटाइड की बहुत बड़ी चेन जुड़ जाएगी तो आप उसको बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है। तो जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए तो आप क्या बोल रहे हैं उसको? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। और मैं आपको बता दूं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज कॉल्ड डीएनए। यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या कहलाती है? डीएनए कहलाती है, लेकिन ये डबल हेलिक्स होनी चाहिए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन तो सिंगल आरएनए भी होती है भाई, आरएनए के पास भी तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है, लेकिन वो सिंगल स्ट्रैंडेड होती है। तो ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखना पड़ेगा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए कहलाती है, लेकिन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आरएनए में भी होती है। तो दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। क्लियर। तो हम बात करते हैं कि भाई हमारा डीएनए का बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होता है। मैंने आपको पिछली बार बताया था कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाते हैं। क्लियर। फॉस्फेट जुड़ता है, फॉस्फेट में शुगर जुड़ता है और नाइट्रोजन बेस जुड़ता है, जिससे कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। अगर जिसको ना समझ में आ रहा है लेक्चर, तो मेरी लास्ट वाली वीडियो जो मैंने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पे बनाई थी उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्लियर। अब क्या होता है कि मान लीजिए एडेनिन जुड़ गया, इस एडेनिन से आपका ग्वानिन जुड़ गया, ये जुड़ गया, फिर ए आ गया, फिर जी आ गया, फिर टी आ गया, फिर सी आ गया, फिर ए आ गया। इस तरीके से आते हुए चले गए। एक एंड होता है 5 प्राइम और दूसरा एंड होता है 3 प्राइम। ये दो एंड होते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में मैंने बनाए थे। तो ये एक स्ट्रैंड हो गई, ए जी इस तरीके से जुड़ते हुए चले गए। अब इन्हीं बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फो डाइईस्टर बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड को आप बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये डीएनए की एक स्ट्रैंड हो गई। एक स्ट्रैंड मतलब कि डीएनए देखिए किस तरीके से होता है। तो समझ लीजिए ये पूरा यहाँ पर जुड़ गया, यहाँ पर ए जी ए यहाँ पर। अब ये स्ट्रैंड भी तो बनानी पड़ेगी, तो ये स्ट्रैंड एक स्ट्रैंड हो गई ए जी। तो ये एक स्ट्रैंड इस तरीके से जुड़ जाएगी, तो
ये 5 प्राइम है तो ये 5 प्राइम हो गया, और इस स्ट्रैंड का लास्ट वाला स्ट्रैंड क्या हो जाएगा 3 प्राइम होगा। तो अब ये वाली स्ट्रैंड भी तो बनानी पड़ेगी, तो ये वाली स्ट्रैंड कैसे बनेगी, देखिए हमेशा अपोजिट होगा। ए से हमेशा क्या जुड़ता है टी, जी से हमेशा क्या जुड़ता है सी, ए से हमेशा टी, टी, सी, ए, जी और टी। अगर ये 3 प्राइम है तो ये 5 प्राइम है तो ये होगा 3 प्राइम, और ये अगर 3 प्राइम है तो ये हो जाएगा 5 प्राइम। अपोजिट होगा, मैंने बताया था कि एंटी पैरेलल होती हैं एक दूसरे की ये स्ट्रैंड। हमेशा ए और टी ही बॉन्ड करेंगे और जी और सी ही बॉन्ड बनाएंगे हमेशा, मैंने आपको बताया था। तो ए हमेशा टी के साथ और जी हमेशा सी के साथ। देखिए वही मैंने किया, ए को हमेशा टी और जी को हमेशा सी। अब यही वाली जो स्टैंड बन गई वो यहाँ पर आ जाएगी, ए के सामने ये टी होगी, ये सी होगी, ये टी होगी, ये टी होगी। अब ये दूसरी स्टैंड बनती हुई चली जाएगी। तो इसी तरीके से पूरी की पूरी एक स्टैंड आपस में बन जाएगी। तो देखिए एक स्टैंड ये हो गई, एक स्टैंड ये हो गई। अब आपस में ही ये स्टैंड क्या हो गई, 2 स्टैंड हो गई। तो यही 2 स्टैंड जो होती है यही डीएनए का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर कहलाती है। अब देखिए तो इसको तो बोल दिया फास्फोडाइस्टर बॉन्ड जो न्यूक्लियोटाइड के बीच में बन रहे हैं, ये 2 बेस पेयर्स के बीच में बन रहे हैं। अब इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी, ए और टी के बीच में हमेशा क्या होती है डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में हमेशा डबल, ए और टी हमेशा डबल, जी और सी के बीच में हमेशा ट्रिपल। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ए हमेशा बाइंड करता है टी से विद द हेल्प ऑफ 2 डबल बॉन्ड्स, और जी ऑलवेज बाइंड विद सी विद द हेल्प ऑफ 3 ट्रिपल बॉन्ड्स। क्लियर? तो ये जो डबल बॉन्ड और जो ट्रिपल बॉन्ड है, इन्हीं बॉन्ड को बोलते हैं आप हाइड्रोजन बॉन्ड। इन्हीं बॉन्ड को क्या बोलेंगे हाइड्रोजन, यानी कि ये बॉन्ड क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। क्लियर? तो यानी कि इस ए और टी के बीच में यहाँ पर क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में अटैच हो जाएंगे और इस तरीके से डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? अब इसको भाई ये हमेशा टी से अटैच होगा, जी हमेशा सी से अटैच होगा, ये किसने बताया? ये बताया जिसका मैंने नाम दिया वॉटसन एंड क्रिक। यही वॉटसन एंड क्रिक ने बताया था और इसी को आप बोलते हैं वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। बेस पेयर बन रहा है, इसी को बोलते हैं आप वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। क्लियर? अब हम बात करते हैं डीएनए की लेंथ की, कि भाई डीएनए की लेंथ या आरएनए की लेंथ आप कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। देखिए यहाँ पर कितने बेस पेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बेस पेयर है। तो आप इसको बोल देंगे 8 बीपी। बीपी मतलब बेस पेयर, 8 बीपी। बीपी मतलब होता है बेस पेयर। तो यानी कि जो यहाँ पर मैंने डीएनए बनाया है वो कितना लंबा है 8 बीपी का है, 8 बेस पेयर का है। क्लियर? तो यहाँ पर कोई मीटर सेंटीमीटर इसमें लेंथ नहीं नापते हैं हम डीएनए की। डीएनए की लेंथ हम बताते हैं बेस पेयर में। मैंने कहा 250 बेस पेयर, 250 बीपी, तो इसका मतलब कि उसके अंदर 250 बेस पेयर है, ए डी इस तरीके से करके 250 लगे होंगे। क्लियर? तो हम बेस पेयर में नापते हैं। फिर बात करते हैं हम डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीएनए के ऊपर चार्ज कौन सा होता है। तो डीएनए के ऊपर आप याद रखिए नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्यों? क्योंकि आपको पता था जब फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है पूरा, तो ये फास्फेट के ऊपर क्या चार्ज होता है? नेगेटिव। यानी कि डीएनए की जो बैकबोन होती है, यानी कि जो डीएनए की चेन कह लीजिए, उस चेन में फास्फेट जुड़ा होता है। और 5 प्राइम पर जब लास्ट वीडियो देखेंगे तो 5 प्राइम पर देखिएगा कि फास्फेट ग्रुप अकेला छूट जाता है। यानी कि यहाँ पर अगर बात करेंगे तो फास्फेट ग्रुप यहाँ पर और यहाँ पर अकेला छूटा हुआ है, मतलब उससे कोई दूसरा बॉन्ड नहीं कर रहा है। और फास्फेट के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए डीएनए पे ओवरऑल चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है। क्लियर? होप कि आपको ये वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग समझ आ रही होगी। डीएनए की लेंथ कैसे नापते हैं ये समझ में आ गया। डीएनए के चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज जो होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। आरएनए के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, क्योंकि डीएनए आरएनए में कोई बहुत फर्क नहीं है। क्लियर? तो ए हमेशा बाइंड होगा टी से और जी हमेशा बाइंड होगा सी से। क्लियर? तो ये डिफरेंस इसी को बोलते हैं आप वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग। इसी को क्या बोलते हैं? वॉटसन क्रिक बेस पेयरिंग।
यही दो साइंटिस्ट वाटसन ने बताया था कि भाई इस तरीके से ये बेस पेयर बनते हैं। चलिए क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड के अंदर, एक डीएनए है, उसके अंदर एडेनिन जो है वो 20% है। एडेनिन कितना है? 20%। तो उसके अंदर थाइमिन कितना होगा, ग्वानिन कितना होगा एंड साइटोसिन कितना होगा? ये क्वेश्चन है कि किसी डीएनए के अंदर एडेनिन 20% है तो थाइमिन कितना परसेंट होगा, ग्वानिन कितना परसेंट होगा और साइटोसिन कितना परसेंट होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया कि ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है? टी के साथ। ए हमेशा किससे बॉन्ड करता है? टी के साथ। अगर ए 20% है तो टी भी तो 20% होगा, क्योंकि ए हमेशा किसके साथ बॉन्ड कर रहा है? टी के साथ बॉन्ड कर रहा है। तो अगर ए 20% है तो टी भी कितना होगा? 20%। क्लियर? तो 20 हो गया 40, कितना परसेंट टोटल बचा? 60% बच गया। अब 60% में ये दोनों होंगे, जी भी होगा और सी भी होगा। तो 30% अगर जी है तो 30% ही तो सी होगा। क्यों? क्योंकि जी हमेशा किसके साथ बॉन्ड करता है? सी के साथ। अगर 30 जी है तो 30 सी होंगे, अगर 20 ए है तो 20 टी होंगे। तो इस तरीके से पूरा 100% हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन इस तरीके से छोटे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि भाई अगर ए इतना % है या इतना है तो बाकी कितने % होंगे। क्लियर?